नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज ड्रम कमेंट्री। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम रोजाना की बड़ी खबरों पर एकदम निष्पक्ष कमेंट्री करते हैं। अगर आपको हमारी कमेंट्री अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आप हमें अपने सुझाव वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस कमेंट्री में हमारा साथ देते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की कमेंट्री में। नमस्कार नीरज जी। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की कमान संभालने जा रहे हैं। ये बात अलग है कि उनका ये तीसरा कार्यकाल 5 साल का हो, ये एनडीए के सहयोगियों पे निर्भर करेगा। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि अब क्या बदले-बदले नजर आएंगे सरकार। लेकिन इससे पहले आज जो घटना हुई है, उससे हम आंखें नहीं मूंद सकते। आपको याद होगा सर, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था जिस दिन लास्ट फेज की वोटिंग थी, उस दिन बैंगलोर में कांग्रेस का जो वोट बैंक था, जो खास करके अब वोट बैंक करने की जरूरत नहीं है, मुस्लिम महिलाएं वो पहुंची थी वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने कि 1-1 लाख रुपए उनको मिलने चालू हो जाएंगे। आज भी 5 तारीख को चुनाव का नतीजा आया 4 को और 5 तारीख को आज बेंगलुरु और लखनऊ में कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई थी। और उन लंबी कतारों को देख करके इसको किस तरीके से आप डिस्क्राइब करेंगे, आप ही बता दीजिए इससे पहले कि मैं इस पे कुछ कमेंट्री करूं। तो बिल्कुल देखिए, इतने आश्वासन देके, गारंटीज देके जो चीजें कभी इम्प्लीमेंट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो फाइनेंशियल आउटले है ये सारा प्रोमिसेस को किसी ने कैलकुलेट भी किया, मतलब हमारी पूरा आधा से ज्यादा बजट उसी पर चला जाए। तो लोग सोच रहे हैं भाई बस आ गया है, चुनाव आ गया है और ये गठबंधन जीत गया करके भी एक इम्प्रेशन है, जब वैसी बात नहीं है। और जो सबसे हार्ड रियलिटी मैं बताऊं नीरज जी, ये चुनाव आजकल आज पूरा काफी व्हाट्सएप पे घूमा। ऐसा एक चुनाव है ये जिसमें जो हारा है वो सोच रहा है वो जीता है, जो जीता है उनको लग रहा है वो हारा। इंडिया हैज एक्चुअली क्रॉस द 272 मार्क एंड इज वर्च ऑफ फॉर्मेशन गवर्नमेंट, यानी इंडिया की जीत हुई है। अवश्य बीजेपी को अपनी तरफ से बहुमत प्राप्त नहीं हुई, लेकिन ओवरऑल पिक्चर आप देखा जाए तो इंडिया ने जीता है। और इंडिया अलायंस ने देखिए 26 पार्टी मिलकर जाके वो 230 कुछ बना पाए, वरस अकेले बीजेपी ने तो 240 कर लिया जी। लेकिन सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी अपने बल पे मेजोरिटी जो पिछले बार था 14 में और 19 में वो कम हुआ। लेकिन ब्रॉडली यही बेसिस तो गया आज, क्योंकि आज भी काफी स्पेकुलेशन हो रहा था कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, या फिर उधर चले जाएंगे या उनको बड़े ऑफर दे देंगे। ये कांग्रेस के अंदर काफी इसको लेकर बातचीत हुई है, लेकिन आज हमने देखा तो नीतीश कुमार भी आके बोले भाई नहीं, हम तो पूरा इनके साथ है, इंडिया के साथ है। तो एक प्रकार से कोई भी कोशिश अब नहीं हो रही है। अब प्राइम मिनिस्टर जैसे सब पार्टीज के साथ संबंध रखते हैं, इनसे भी रखे, बीजेडी हो या इनसे हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है नीरज जी। लेकिन फैक्ट दैट सरकार अपने बहुमत में नहीं है, मानी मतलब बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होके है उसमें, लेकिन जो थप्पा की अपने स्वयं अपने बल पर मेजोरिटी ली है, कंट्रोल कर रही है, वो वाला नहीं था। और कल आपने देखा होगा जैसे रिजल्ट्स आने लगे, मतलब फाइनल स्टेजेस पे आगे, तो प्राइम मिनिस्टर गए थे बीजेपी हेडक्वार्टर्स लाइक ऑल टाइम्स, उनका काफी स्वागत किया गया। और लेकिन ये मैसेज भी उन्होंने दिया कि देखिए, क्योंकि पार्टी का तो एक प्रकार से शौक है कि कैसे हमने उत्तर प्रदेश में इतनी सीट है, क्या कारण है, और पार्टी का जो एक शौक है वो रैंक एंड फाइल पे भी आ गया। तो प्राइम मिनिस्टर का कल वहां जाके ये मैसेज था, देखिए हम तीसरी बार आए हैं, हम जीते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और कई इश्यूज को सामना करके हम आए, तो ऐसे हमें नहीं सोचना है कि भाई हमें कोई है, भाई वी हैव कम बैक एंड दैट नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड। फिर जाके सेलिब्रेशन शुरू हुए, नहीं तो तब तक पार्टी ने कुछ तय नहीं किया था भाई क्या करें। जी सर, आपने नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की बात की। ये अभी-अभी नए-नए पार्टनर बने एनडीए के। ये लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर नहीं है। नीतीश हैं तो, लेकिन वो आते-जाते रहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो लास्ट मोमेंट गठबंधन की जो बुनाई हुई है, स्टिचिंग हुई है, वो इन्हीं सारे टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखा गया था? पहले से ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा हो सकता है, ये बाद में काम आएंगे हमारे? नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखिए चंद्रबाबू नायडू स्वयं वहां आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव इससे पहले ही वो वापस आना चाहते थे। आप जानते हैं जब ये 2018 से छोड़ के गए थे,
ये सोचकर वो इतना तक वो वहां उनके साथ भी हाथ मिला लिए थे, इंडिया अलायंस से, जी यूपीए जी जो भी कही, जी 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 और हाथ मिला लिए थे। फिर आपने देखा हुआ जब जहां कांग्रेस मतलब सोनिया गांधी, मायावती, कुमारस्वामी सब खड़े हैं, ये भी हाथ ऊपर को पकड़ के खड़े रहे चंद्रबाबू। लेकिन जब वहां पे इलेक्शन हुआ, बुरा हाल में निकले टीडीपी। फिर लगातार पार्टी की एक्टिविटीज कम हो गई। तो इट इज बेटर टू होल्ड हैंड ऑफ पार्टी लाइक बीजेपी। जी और उनके लिए मैं एक बात बता रहा हूँ, देखिए वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि वो कोalition इराद देखे, किंग मेकर रहे हैं। मैं चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहा हूँ, और चंद्रबाबू नायडू समझदार आदमी भी है। वो ऐसा मतलब टेंट्रम थ्रो करके ब्लैकमेल करना उनका आदत नहीं है, जो ममता कर सकते हैं। तृणमूल के हमेशा वाजपेयी की तरफ ऐसे ही टेंट्रम थ्रो करते थे, और इंडिया के लिए बहुत दिक्कतें थी। इस बार आप देखिए, अवश्य बीजेपी के लिए अपने बल पे सरकार चलाने की वो 272 फिगर नहीं है, एक 240 है, यानी 32 कम है। लेकिन एक मैसेज तो जा रहा है कि बड़े पार्टी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लोगों ने वो बात स्वीकार की है। पर लोगों ने ऐसा एक मैंडेट दिया है, जो मैंडेट मैं मानता हूं कि भाई आप रूलिंग पार्टी को भी माने, हम भी रूलिंग पार्टी को मानेंगे, और हमारी पे देखिए एंड सी दैट कि जो भी होगा, जो भी ये होगा कि कंसेंसस से होगा। इसमें एक बड़ा सवाल आ रहा है, जो मुझे लगता है दिन भर लोगों ने इसको ये किया है, क्या प्रधानमंत्री जो हमेशा एक वन मैन आर्मी टाइप है और एक सीईओ टाइप काम करते हैं, क्या वो ये कोलिशन धर्मा अपना पाएंगे? यानी कंसल्टेशन, कंसेंसस, फ्रीक्वेंटली शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज विद अदर लीडर्स। सर, पहले तो हम चाहते थे कि हम पहले पास्ट पे बात करें, जो बीत गया, कहाँ गड़बड़ हुई। लेकिन अब चूंकि हम डायरेक्टली फ्यूचर पे आ गए हैं, तो फ्यूचर पे मैं अपना सवाल यही उठाऊंगा कि क्या अब बदले बदले नजर आएंगे सरकार। कहने का मतलब यह है कि आप मोदी को कई सालों से जानते हैं, आप उनसे मिले भी हैं, आप उनके वर्किंग स्टाइल को भी जानते हैं अच्छी तरीके से। क्या आपको लगता है कि कुछ तो चेंज होगा मोदी के थर्ड टर्म में और मोदी की पर्सनालिटी? डेफिनेटली देखिए, एक एक नया परिस्थिति है, जो ऐसी एक परिस्थिति प्राइम मिनिस्टर ने कभी फेस नहीं की। मोदी जी इस तरह की परिस्थिति कभी फेस नहीं की, गुजरात में भी एज ए मुख्यमंत्री और यहाँ दिल्ली में। वो क्या है कि जब आप कोलिशन के एरा में आ जाते हो, तो उसका मतलब हर चीज पर आपको कंसेंसस इवॉल्व करनी हो, तो कॉन्सिक्वेंटली एक डिले हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर आप 20 पार्टी से पूछकर करेंगे और तरह तरह की राय होगी, एक 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 फैक्टर। और क्या मोदी जी इस रोल के लिए अपने आप को मोल्ड कर पाएंगे? और मेरा जवाब है बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल लीडर है। पॉलिटिकल लीडर नाते कि कई चीजों पर वो इंटरवीन करके सॉर्ट आउट किए विद अदर पार्टी लीडर्स जी और अपने पार्टी में। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा दिक्कत होगा मोदी जी के लिए, या कोई भी बीजेपी की तरफ से मिस्त्री बातचीत करना हो अलायंस वगैरह वगैरह। लेकिन ये बात जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर स्टाइल पर थोड़ा क्रैम्पल्स अपॉन स्टाइल, मतलब उनकी स्टाइल को कमजोर करती है। बट मोदी जी स्वयं जानते हैं, क्योंकि अभी जो चीज है, देखिए हर पार्टी चाहती है कि भाई अपने बल पे, अपने ये पे रूल करना, ये आइडियल जो सिनेरियो है, लेकिन वो जी होता नहीं है। और हर पार्टी ने कोalition की पॉलिटिक्स अपनाई, कांग्रेस को भी की है, लेफ्ट भी ने भी किया है, और केरला में तो लगातार एक्सपेरिमेंट हमेशा चलता है। मतलब एक एलडीएफ फ्रंट होती है, यूडीएफ फ्रंट होती है, कांग्रेस तो यूडीएफ है, जी जी और एक एलडीएफ फ्रंट उसमें सीपीएम है। और एज अ मेन पार्टी दे हैव टू एडजस्ट, दे हैव टू कंसल्ट। और एक अच्छी बात इसमें क्या है, जो जो हम सब इसको समझ पाएंगे, लीडर्स लाइक चंद्रबाबू नायडू वेर अर्लीस्ट रिफॉर्मिस्ट। जी कोई चीज बदलना हो, कोई चीज आर्थिक पूरा चेंज करना हो, उसमें चंद्रबाबू पूरी कोऑपरेशन करेंगे, क्योंकि ही हिमसेल्फ मॉडर्न ये है उनकी अप्रोच है। इनफैक्ट लास्ट इलेक्शन आंध्रा में वो लूज इसलिए की कि वो ज्यादा मॉडर्नाइजेशन ला दिए थे, ज्यादा रिफॉर्मिस्ट बन गए थे, इसलिए तो नेगेटिव हो गया था।
तो इस बार ऐसी कुछ नहीं होगी और नीतीश कुमार स्वयं जानते हैं कि वक्त ऐसा वक्त है जहाँ पे उनकी जो डिमांड्स है, भाई कास्ट सेंसस कराओ, ये कराओ, ये सब वो प्रेस करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ जी कि वो ऐसी पूरा हल्की डोरी नहीं चलेगा, लेकिन सामने क्या है देखिए, ये जैसे मैंने पहले कहा, द हाउस का जो जिस प्रकार की गठन हुआ है अभी, जो फिगर सामने दिखा रहे हैं, आप कुछ भी कहिए, यू कैन नॉट कीप अवे बीजेपी एंड यू हैव टू बिल्कुल वेट फॉर द होल थिंग टू शेप अप। अभी हम सुन रहे हैं कि जून 7 तारीख को फिर दोबारा ये लोग सब मिलेंगे, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, प्राइम मिनिस्टर सब मिलेंगे जब कैबिनेट फॉर्मेशन की फाइनलाइजिंग होगी। बिल्कुल और मैं इतना जानकारी मेरे पास है कि 4 जो मेन पोर्टफोलियोज है, जो जो कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी के अंडर आते हैं, जैसे डिफेंस, फाइनेंस, होम और एक्सटर्नल अफेयर्स, जी ये सारी चीजें एक ही ये में होंगी और बीजेपी के पास ही रहेंगे ये पोर्टफोलियो। जी तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रखना है, क्योंकि हार्ड बेरगिनिंग हो रही है, फिर ये लोग कुछ मांग रहे हैं स्पीकर की भी पोस्ट देने के लिए, और स्पीकर कोई महिला एमपी को प्राइम मिनिस्टर को स्वयं चूज करना। सर किसी भी तरीके से ये अगर बार्गेनिंग सक्सेसफुल रहती है और सब कुछ ठीक ठाक करके रहता है तो शायद ये 5 साल सरकार चल जाएगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सरकार मध्यावधि चुनाव हो जाए, सरकार गिर जाए, कभी कोई कहीं बिदक जाए, कभी कोई कहीं छिटक जाए। इन सब चीजों की संभावना को ध्यान में रखते हुए अगर प्रधानमंत्री मोदी काम करेंगे तो क्या वो उसी तरीके से करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ पाएंगे? कल उन्होंने प्रधानमंत्री ने बीजेपी मुख्यालय से फिर से हुंकार भरी कि करप्शन को जड़ से मिटाएंगे, किसी भी तरह का और किसी भी रूप में कोई भी करप्शन हो उसको हम जड़ से मिटा करके रहेंगे। तो अब दिक्कत अब यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर करप्शन पे दूसरे सवाल पे आता हूं। जैसे मैंने कहा, चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं, नीतीश कुमार भी जानते हैं कि उनकी इंटरेस्ट में अभी वो एनडीए को ही सपोर्ट करें और प्रधानमंत्री मोदी को ही सपोर्ट करें, क्योंकि ऑपोजिट साइड कितना भी टेम्पटिंग ऑफर्स दे, अप्रोच करें, लेकिन फैक्ट यही है कि ये जो नंबर फिर भी कम पड़े। देखिए नंबर गेम है ना ये, नंबर अगर कांग्रेस भी उस ये जेडीयू और ये चले भी जाए, फिर जी भी 12-13 सीटें कम पड़े, वो किसी बिल्कुल को बिल्कुल बताने में लगेंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू बहुत समझदार है, उसका पहला यही होगा भाई नेगोशिएट करके कोई पैकेज ले लो आंध्रा के लिए, क्योंकि यही स्पेशल स्टेटस पैकेज के लेकर ही प्रॉब्लम था, जिसको जी लेकर चंद्रबाबू नायडू एनडीए छोड़ के 18 में चले गए। जी तो अभी वापस आने के बाद वो चाहेंगे कि वो अपनी सरकार वहां बन जाए, वो सेटल हो जाए खुद वहां पे, फिर जाके सोचेंगे भी अभी आगे करना है। लेकिन इन लोगों की देखिए, इंडिया अलायंस कल दिन भर लगे हुए थे परिणाम के देखकर, नहीं वो तो हमें अप्रोच कर रहे हैं, हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, और चंद्रबाबू तो कह रहे हैं हमने तो किसी को कांटेक्ट नहीं किया। सर जिस तरीके से मैंने आपको शो के बिगिनिंग में ही बताया कि जो एक मुस्लिम महिलाएं हैं और जो दलित महिलाएं हैं और जो भी गरीब लोग हैं, गरीब महिलाएं हैं, जिस तरीके से कांग्रेस के दफ्तर के आगे जाकर के आज वो इंतजार कर रही हैं, ये कितना बड़ा फैक्टर है बीजेपी की सीटें घटने में और कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के, इंडिया अलायंस के दलों के सीटें बढ़ने में। ये सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरे हिसाब से ये एक इतना बड़ा फैक्टर है जिससे कि पूरा का पूरा यूपी हाथ से निकल गया। ओबीसी वर्ग का बहुत बड़ा एक वोट शिफ्ट हुआ समाजवादी पार्टी बेसिकली इंडिया अलायंस की तरफ, और कहना शायद जरूरी भी है कि मोदी चुनाव हारते हारते बच गए बनारस नहीं, देखिए बिल्कुल स्थिति वैसे ही है, मतलब बहुत बहुत एक नाजुक स्टेज पे पहुंच गए। और बीजेपी के लिए देखिए, सबसे उनकी इस बार भी जो ज्यादा सीटें जीत नहीं पाए, यही कारण से कि जो चीजें करनी थी, एलिमेंट्री चीजें करनी थी, नहीं की। में। जैसे वो कौन सी एलिमेंट्री चीजें हैं सर? भाई, आपको सर्वे रिपोर्ट्स आ रहा है कि आपके सिटिंग एमपीज हैं, ज्यादातर पॉपुलर नहीं है, उनको आपको हटा के नया कैंडिडेट देना है, और इस बातों पर वो नजरअंदाज की, खास जी करके उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कई सिटिंग एमपीज की खिलाफ रिपोर्ट आई, भाई इनको बदल दो, भाई सोचते रहे, फाइनली बोले नहीं ठीक है, टिकट दे दो। और बात मैंने पहले भी कहा, इस बार भी कह रहा हूं कि जब वट एवर मिथ यू आर बिल्डिंग अप,
भाई हम ही आ रहे हैं, हम ही आ रहे हैं, हम ही आ रहे हैं, तो आप विश्वास कर लेते हो। फिर जब बात आती है सीट डिस्ट्रीब्यूशन समय में, आपको नहीं लगता है कि भाई कुछ भी हो सकता है। देखिए, चुनाव इज हमेशा डाइसी पिए रहा है, और जब चुनाव डाइसी सबके लिए है, हर चुनाव ऐसी है, ऐसे समय में उसके एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करने के लिए आपको कैंडिडेट बदलना पड़ता है, लेकिन वो चीजें बदले नहीं। और दूसरी बात धीरज जी मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी के समर्थक भी नहीं चाहते कि बीजेपी की छवि पर कोई ठोस डेंट ना हो। और दूसरी बात, कॉन्ट्रडिक्शन जो है ना, कोई टर्न कोर्ट्स के ले आना। देखिए, बीजेपी कम से कम 400 से ऊपर सीटें मतलब एनडीए के बैनर में लड़ रही है, और इसमें क्या हुआ है कि जब इतने सीटें लड़ रहे हैं, ये 400 कुछ लड़े बीजेपी, उसमें 400 से कम 100 ऐसे लोग हैं जो बाकी पार्टी से आए, यानी 1 in 4 वो सब टर्न कोर्ट्स है। इसको लेकर भी उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में भी काफी रिसेंटमेंट हुआ है, क्योंकि आपको कोई ना कोई लगता है ये आने से ये सीट मिल जाएगा, वो आने से वो सीट जीत जाएंगे, तो सबको ऐसे ले लेकर, तो बिल्कुल 1 in 4 इज टर्न कोर्ट, बाहर से आ रहा है। सर, इसमें सबसे ज्यादा महंगे पड़े थे अजीत पवार। पता है, अजीत पवार को बीजेपी में शामिल करा करके इन्होंने जो करप्शन के अगेंस्ट अपना मूवमेंट था, उसको अगले ही दिन विपक्ष के हाथ में एक जवाब दे दिया कि जो भी आपको मालूम होगा कि अजीत पवार के आने के बाद ही वॉशिंग मशीन का जुमला जो है इतना पॉपुलर हुआ था। तो इतना पॉपुलर हुआ था कि आप किसी भी राह चलते आदमी से भी, जो भी बीजेपी का सपोर्टर नहीं है, उससे आप बात करें, वो सीधा सीधा यही बोलता था कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। और अजीत पवार को बीजेपी में लेकर के मुझे नहीं लगता कि ये क्या साधने की कोशिश कर रहे थे, खास करके उस टाइम पे कि 2 दिन पहले मोदी ने उनको 70,000 करोड़ रुपए का लुटेरा बताया, चोर बताया। तो पैर में तो कुल्हाड़ी खुद ही मारी। और ये टर्न कोर्ट की बात एक आप बहुत सही कह रहे हैं। दूसरा सर, एक थ्योरी सुनने में आ रही है, मैं आपसे कंफर्मेशन लेना चाहता हूं कि जब नड्डा ने ये बोला था कि अब हम आत्मनिर्भर हो गए, हमें आरएसएस के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो एक वजह बताई जा रही है कि शायद बीजेपी की इतनी जो दुर्गति हुई है उसकी वजह से हुआ है। देखिए, बहुत फैक्टर्स है इसमें, और फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं, एक तो मोदी जी की पर्सोना, जब मोदी जी की पर्सोना और स्टैंडिंग बढ़ती गई, बीजेपी के एक्सपेंशन भी और ज्यादा तेज हुआ। जब मोदी की छवि पर, उनकी पर्सोना पर डेंट आई, तो बीजेपी को भी डेंट हुआ। और एक तो एक बात है कि आप ओवर डिपेंडेंट ऑन वन पर्सनालिटी, वन लीडर, तो फिर ये भी आपको प्रॉब्लम करती है। और दूसरी बात, जब कोई बड़ी वेव नहीं होती है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक प्रकार से जनरल इलेक्शन बन जाती है, और सारे पार्लियामेंट्री इलेक्शन एक एग्रीगेशन ऑफ ऑल दीज असेंबली, मतलब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जम से लड़ाई होती है। इस बार भी वही हुआ। और जब ऐसे होती है तो लोकल इश्यूज आ जाते हैं, कोई नेशनल इश्यू नहीं है जो वोटर्स को बुला दें अपनी जो लोकल कंडीशंस को लेकर, क्योंकि ये कोई वेवलेस इलेक्शन नहीं था, और माना जाता था प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक एडवांटेज है। कई जगह पे क्या हुआ, आपको लोकल इश्यूज प्ले करने लगे। जब मैं लोकल इश्यूज बात कर रहा हूं, उसमें जात भी आ जाता है जी। और उसके साथ उस जिले या उस कॉन्स्टिट्यूंसी की क्या हालत है, आर्थिक स्थिति क्या है, फिर उस समय नैरेटिव बदलने की समय नहीं मिलता। एक तो टर्न कोर्ट है, और दूसरा वेवलेस इलेक्शन में लोकल इश्यूज फिगर करते हैं, ये भी दूसरी बात है। तो ये सब कारण से क्या होता है कि आपको ये भी समझना पड़े, ये सबको आप ओवरकम नहीं कर सकते विद मोर डोसेस ऑफ हिंदुत्व। जी। हिंदुत्व से आप हिंदुस्तान जीत नहीं सकते। जिस चीज का 2 दिन पहले तक मैंने खुद भी मखौल उड़ाया है इसी शो में कि ये 1 लाख रुपए युवाओं को हर साल देना और 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को हर साल देना, ये जमीन तक नहीं पहुंचा है। लेकिन जो हालात हमने देखे हैं और जो कुछ वीडियोस आ रहे हैं और कई सारी तस्वीरें आ रही हैं, उससे यही लग रहा है कि इस वायदे ने गरीबों को बुरी तरीके से ठगा है। और वो गरीब बेचारे अपना वोट, हम सब जानते हैं कि इंडिया में कुछ भी किसी को फ्री मिलता है, वो बहुत आसानी से जा करके लपक के लेने के लिए और लाइन में लग करके कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर अब मैं मानने लगा हूं, जो यूपी में सबसे ज्यादा चल गया, बिहार में थोड़ा कम चला, बंगाल में भी चल गया, महाराष्ट्र में
तो एक अलग रीजन था शायद मराठा आंदोलन और वो अलग अलग चीजें हैं। मराठवाड़ा में तो पूरा ही बीजेपी का राउट हो गया, पंकजा मुंडे भी हार गई भीड़ से। तो ये सब चीजें हैं, रीजन मेरे ख्याल से ये ज्यादा बड़े रीजन हैं। और यूपी में हमने भी देखा कि जो वोट शिफ्ट हुआ है वो वोट शिफ्ट दलितों, गरीबों, ओबीसी वर्ग, मुसलमानों, इन सब का हुआ है। और यूपी में ही सबसे ज्यादा आज हमने देखा, और कर्नाटक में भी देखा कि मुस्लिम महिलाएं जाकर के, और मुस्लिम ही नहीं, दलित महिलाएं, गरीब महिलाएं सब जाकर के फॉर्म। और सर मजे की बात यह है कि फॉर्म उनको क्या बोला गया था कि आप 4 तारीख को चुनाव खत्म होगा, 5 तारीख आकर के फॉर्म भरना, और जो 1 जुलाई से आपके अकाउंट में खटाखट 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 पैसे आने लगे। अब आपने शुरू में ही बता दिया कि हारने के बाद तो पॉसिबल है ही नहीं, जीतने के बाद भी पॉसिबल नहीं था, फिर भी लोगों से झूठ बोला गया। और इस तरीके का झूठ बोल करके जो भी प्रदर्शन थोड़ा अप हुआ है, जिस तरीके से भी हुआ है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, जो भी आपने शुरू में भी कहा था कि जो हारा हुआ है वो कह रहा है कि हम जीत गए। और किस बात से जीत गए? झूठ बोल के जीत गए। और उनको सेलिब्रेट करने वाले लोग, मैं फिर से उसी इकोसिस्टम पे आऊंगा, उनको सेलिब्रेट करने वाले लोग क्या कह रहे हैं कि देखो मोदी का पसीना छुड़ा दिया। इन्होंने ये नहीं बोला, और या फिर कांग्रेस राहुल गांधी को शाबाशी दे रहे, आप भी शाबाशी दे रहे थे, ये नहीं कह रहे कि ये पूरा का पूरा जो चुनाव था वो झूठ के प्लैंक पे था। उस इकोसिस्टम को आज इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, वो खुशी किस काम की है? 5 साल तो अभी भी आप सत्ता से बाहर ही रहोगे, कुछ कर नहीं पाओगे सिवाय क्रिबिंग के। कि वही देखिए, ये चुनाव की सच्चाई क्या है? मेजोरिटी सीट्स सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनी, 240 सीट्स बनी, और आप जश्न मना रहे हो भाई, ये हो गया वो हो गया। और कल राहुल जी का जब सवाल पूछा गया कि आप कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे क्या, अब या आप कोशिश करेंगे, वो बोला कि लेट अस सी। देखिए नंबर ऐसा है इस 18th हाउस में, कुछ कर नहीं सकते आप अकेले यूनिलेटरली, कुछ मूव करके कुछ हो गया ऐसा नहीं हो। एक तरफ बीजेपी समझती है अब वो भी अलायंस को साथ रखेगी, तेलुगु देशम और इनको जेडीयू, जी इनको तो खुश रखेंगे। और दूसरी तरफ आप फिर देखिए 240 जो फिगर है ना, ऐसा एक रिजल्ट आया है कि ये 240 फिगर बीजेपी को मिला, और वो अपने आप में एक सिचुएशन कर दिया कि बिना बीजेपी कोई सरकार ही नहीं बनेगी, बिल्कुल। और विपक्ष को विपक्ष के रूप ही ग्रहण करना पड़ेगा। सर मैं यही कह रहा था आपसे कि इन लोगों को सब कुछ पता है कि ये सरकार बन गई, जिस तरीके से भी हो गया आज की डेट में, ये अभी भी उसमें कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज की मैं दाद देना चाहूंगा, यहां जीता कौन? इलेक्शन कमीशन। सबसे बड़ी बात इस चुनाव की जो मैं अभी देख रहा हूं और इस रिजल्ट की, कि इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ मिल गया। जब हम टीवी न्यूज देखते हैं तो हर चैनल कहता है हम नंबर 1 है। यहां पे वही सिचुएशन मुझे दिख रही है कि इंडिया अलायंस कह रही है कि वो जीत गई, एनडीए तो खैर जीत ही गई। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों को हारने के बाद सड़कों पे उतरना था, वो सड़कों पे उतरने की बजाय अब खुशी मनाए, उतरे तो हैं सड़कों पे, लेकिन प्रदर्शन करने के लिए नहीं, खुशियां मनाने के लिए। तो देखिए ऑपोजिशन को कुछ ज्यादा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कुछ करेगा। ऑपोजिशन का इस बार ऑल्सो रैंक कैटेगरी में था, लेकिन कोई वेज स्टेक में नहीं था। और देखिए 15-10 साल के बाद भी और एक 5 साल मोदी जी ने लोगों से मैंडेट ले लिया है, और भी काम आगे बढ़ाने के लिए इन गुरु वर्गों को भी उन्होंने अप्रोच किया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मोदी जी पर जो कॉन्फिडेंस लेवल कि मोदी जी ही कुछ कर पाएंगे, इसलिए और भी मौका एक दिया जाए उनको। उस फिगर्स में काफी ज्यादा का ये नहीं हुआ, कट ऑफ नहीं हुआ, जो पहले था उतना ही है, ना तो परसेंटेज में फर्क, इतना बड़ा फर्क आता वो नहीं हुआ है। जी जी तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जो पर्सनालिटी की पॉपुलैरिटी को ऑपोजिशन काउंटर नहीं कर पाए, जी और एक विकल्प पेश नहीं कर पाए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, विकल्प को पेश कर। बिना विकल्प पेश किए आप सत्ता बदल नहीं सकते। तो वो बड़ा क्लियर हो गया भाई, इन्होंने कोई विपक्ष नहीं पेश किया। तो ये सारे चीजें देखिए, ऑपोजिशन के पास कई प्रॉब्लम्स है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, देखिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सफलता इस बार ये हुई, हाँ सीटें आ रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन आप देखिए जो सक्सेस इन उड़ीसा, जी 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 उड़ीसा में पार्लियामेंट्री सीट्स भी और विधानसभा सीट्स भी बीजू जनता दल को तो साफ कर दिए। बिल्कुल। तो इससे क्या है कि अभी भी बीजेपी एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स है,
ये मतलब ये गलतफहमी भी होगा अगर कोई पार्टी सोच रही हो कि बीजेपी कमजोर हो गया है। नहीं, बीजेपी चुनाव कई जगह पर जीत नहीं पाई है, और कमजोर इतने कैसे कमजोर नहीं हुआ है वो। कुछ बिल्कुल अपने कारण, अपने गलतियों से ये हुआ है। जी उसका देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो ब्रांड मोदी है, वो उनके लिए फेवर में भी जाता है, कभी कभी उनका नेगेटिव भी जाता है, क्योंकि हर बार आपको एक ब्रांड तैयार करके रखना पड़ता है ताकि इसका चल जाए तो उसको चलाना है, वो जी हमेशा संभव नहीं है। सर, चलते चलते आखिरी सवाल, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और कि बीजेपी को क्या आगे करना चाहिए जिससे कि 2029 में फिर से इस तरीके की स्थिति ना आए? देखिए, उनको राहुल गांधी जी को और सीरियस लेना होगा। इस चुनाव से सबसे, कोई उनको लल्लू कहते रहे, कोई उनको शहजादा करते रहे, कुछ भी, लेकिन ही वॉज द मोस्ट फॉरबिडन फेस ऑफ ऑपोजिशन। मैं राहुल गांधी जी की जिक्र करूँ, और राहुल गांधी को कभी आप लाइटली ले नहीं सकते। और जो अप्रोच राहुल गांधी की रही है, जो मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए हैं, उसको बीजेपी को ये करना होगा, एड्रेस। एक्सेप्ट करना होगा और उस पर कार्रवाई करनी होगी। क्या क्या है वो? उसमें बेरोजगारी सबसे पहली है। आप जितनी इंसेंटिव से करके जॉब क्रिएशन वाले की को ध्यान देना पड़ेगा, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, आप हमेशा सतर्क रहिए सोशल मीडिया में आपके खिलाफ क्या कैंपेन लगाया गया। जी सबसे बड़ा नुकसान आज हम जान रहे हैं कि ये जो कैंपेन चला कि बीजेपी आए 400 पार इनको चाहिए, खत्म, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करने के लिए, आरक्षण खत्म करने के लिए, जी ये बात ज्यादा फैल गई, जिसकी वजह से बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है। और सारे लोग जो इसमें इन्फ्लुएंस हुए वो सारे दलित समाज के, उनको लगा कि भाई हमारी आरक्षण खत्म हो जाएगी, जी तो इसलिए ये 400 पार नारा उनको उल्टा हुआ। जी। और अग्निवीर सर? अग्निवीर भी एक इश्यू है, अग्निवीर भी कई राज्यों में इश्यू बनी, लेकिन उसको ठीक तरह से कांग्रेस पार्टी ज्यादा आर्टिकुलेट भी नहीं की, लेकिन जितना बोलना कैंपेन में बोलते गए, तो वो भी जी एक बड़ा फैक्टर है। ये वाला जो आपने बताया, वो जी बड़ा जी फैक्टर है। जी और तीसरा, सेंसिटिविटी, जो लोकल सेंसिटिविटीज है ना, देखिए कैंडिडेट सिलेक्शन में भी, मैं मानता हूँ कैंडिडेट सिलेक्शन में भी बीजेपी को थोड़ा इंप्रूव करना है। ज्यादातर ऊपर डिसाइड होता है, सेंट्रल लीडरशिप पार्टी तय कर लेती तो फिर टिकट बांटते हैं, और कभी कभी बहुत गलतियां हुई है। और इस बार देखिए उत्तर प्रदेश खास में, जब इनको पता था वहां पे सिचुएशन ठीक नहीं है, और सर्वे सब बोला कि भाई आप कैंडिडेट रिप्लेस करो, लेकिन नहीं किए, ज्यादातर उतनी, मतलब वही लोगों को दोबारा टिकट मिल गया। आपको क्या नहीं लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रियों को बिठा करके हमेशा बात करते हैं और कहते हैं कि ये परफॉर्म करना है, वो परफॉर्म करना है, इस तरीके से इनको जो नॉन मिनिस्टर एमपीज है उनको भी आगाह करना चाहिए कि बस तुम ये मत समझो। दिल्ली में देखिए ना, 6 एमपी बदल दिए गए, मनोज तिवारी को छोड़ करके 6 एमपी बदल दिए गए बाकी सब जगहों पे, और यही होता है खास करके क्योंकि जब बीजेपी का कोई भी एमपी, और वैसे तो हर पार्टी की यही बात है, किसी कोई मंत्री बन जाता है तो काम करता है, एमपी कहीं भी कोई काम नहीं करता। ये लिख करके ले लीजिए आप। मैं भी कई सारे इलाकों में गया, कई लोकसभा कंस्टिट्यूंसीज में गया, हर जगह यही था कि हमें मोदी को जिताना है। हम तो जानते भी नहीं कि हमारा एमपी दिखता कैसा है, या हमारा एमपी करता क्या है, या उसने इस इलाके के लिए कुछ किया है या नहीं किया है। आज की डेट में जिस तरीके से भी इज्जत बची है बीजेपी की, मोदी की और एनडीए की, वो मोदी के नाम पे बची है। और इनके जितने भी सांसद हैं और थे बेसिकली, उन लोगों ने पूरा का पूरा बेड़ा गर्क करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सो ये वन ऑफ द रीजंस था जिसपे मैंने सोचा कि एक ऐड ऑन कर दूं और आपसे पूछूं कि इस तरीके का क्लास, मास्टर क्लास मोदी लिया करेंगे कि नहीं लिया करेंगे अपने सांसदों का। देखिए, अभी उनके सामने ये सारे बातें वो सोचेंगे, क्योंकि अभी चुनाव को लेकर अभी उनमें माइंड नहीं है, कोalition सरकार बन जाए, अब से 1-2 दिन तो सरकारी फॉर्मेशन में चलेगा, लेकिन ये सारी बिल्कुल चीजें उनके मतलब बैक ऑफ थिंकिंग में होगा कि भाई इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ। जी और उत्तर प्रदेश, खास करके उत्तर प्रदेश को लेकर गलतियां हम कहाँ की, जी क्या ओवर कॉन्फिडेंस, हमारी रैंक और फाइल की ओवर कॉन्फिडेंस वजह से वोटिंग परसेंटेज में कई इलाकों में कम रही, ये बात भी सामने सोचेंगे मोदी जी। जी और एक चीज है मोदी जी से भी जो खासियत है,
कोई बार-बार ये सवाल हो रहा है कि क्या कोalition हैंडल कर पाएँगे, उनका ये है। लेकिन वो भी एक अनुभवी लीडर है और उनके प्राइवेट मूवमेंट्स आप देखिए बाकी नेताओं के साथ बड़ी कॉर्डियल रही है। मैं कई विटनेस हूँ, मोदी जी जिस तरह एक अच्छे ये कर लेते हैं, इंटरैक्ट करके ये कर लेते हैं, तो वो ये सारे फैक्टर्स को अभी ये बात नहीं है कि मोदी जी कैसे हैंडल करेंगे, तो इसलिए सरकार अनस्टेबल कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इन सारी कंस्पिरेसी में पढ़ना भी नहीं चाहता सर। आप देखिए यूपी में भी कितनी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, एक आरएसएस की कॉन्स्पिरेसी है, कई लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता क्योंकि अब हमें आगे देखना है और आगे किस तरीके से मामलों को सुधारना है, उस पे हमने बात की। एक फॉरवर्ड लुकिंग क्या-क्या एक्शन होना चाहिए बीजेपी की तरफ से, मोदी की तरफ से और बीजेपी के सांसदों की तरफ से भी, उस पे हमने बात की। तो बिल्कुल सही बात बोला आपने, सही बात बोला है। जो बिल्कुल। परिस्थिति क्या है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमने आज अच्छी तरह से एग्ज़ामिन की। जी। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आज के शो में जुड़ने के लिए हमारे दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। हम फिर हाज़िर होंगे कल की बड़ी खबरों पर अपनी निष्पक्ष कमेंट्री लेकर के। धन्यवाद। धन्यवाद।